हेलो गाइस, आज हम आपको यूपी बोर्ड 12th क्लास की प्रोज का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, इसके बारे में बताएंगे। इस चैप्टर के राइटर हैं विलियम सी डगलस एंड दिस वाज द रियल स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ द राइटर विलियम सी डगलस, यानी कि ये कहानी विलियम सी डगलस के जीवन की एक सच्ची घटना है। When William C. Douglas came to India in 1950, जब विलियम सी डगलस 1950 में भारत घूमने के लिए आते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं हमारा देश आजाद कब हुआ था? बिल्कुल सही, 15 अगस्त 1947, यानी इसका मतलब विलियम सी डगलस स्वतंत्रता के बाद ठीक 3 साल बाद भारत घूमने के लिए आते हैं। और क्या आपको पता है विलियम सी डगलस कौन थे? विलियम सी डगलस वाज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की जो सबसे बड़ी कोर्ट थी जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट, उस कोर्ट में एक जज थे। जिस तरीके से भारत में सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह अमेरिका की सबसे बड़ी कोर्ट जो थी उसमें राइटर विलियम सी डगलस एक जज थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में ही केम टू इंडिया। वो भारत घूमने के लिए आते हैं। जब हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। तो विलियम सी डगलस का उद्देश्य था कि वो जानना चाहते थे कि भारत में जितने भी उस वक्त रिफ्यूजीज पाकिस्तान से आए हैं उनके साथ इंडियन गवर्नमेंट कैसा व्यवहार कर रही है। तो विलियम सी डगलस क्यों आए? शरणार्थियों की कंडीशन जानने के लिए। तो ही केम टू दिल्ली बाय प्लेन एंड देन ही वेंट टू रानीखेत बाय अ ट्रेन। विलियम सी डगलस पहले दिल्ली तक प्लेन से आते हैं और उसके बाद एक ट्रेन से वो रानीखेत जो कि एक हिल स्टेशन है वहां पर जाते हैं। और जानते हो ट्रेन कैसी थी? बाय अ स्टॉपिंग ट्रेन। कैसी ट्रेन थी? स्टॉपिंग ट्रेन। स्टॉपिंग ट्रेन का मतलब द ट्रेन स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन ऑन द वे। रेलगाड़ी रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे उन सभी स्टेशंस पर क्या करती थी? रुकती थी। अब विलियम सी डगलस क्या करते? He opened the compartment of his carriage. जिस डिब्बे में वो बैठे होते थे उस डिब्बे का गेट पूरा खोलते। जैसे कि अक्सर यंग ब्लड करता है, जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर रुकती है यंग जनरेशन उतर के प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। सेम विलियम सी डगलस भी उस समय कर रहे थे। He opened the gate. वो अपने डिब्बे का, कंपार्टमेंट का, कैरिज का गेट पूरा खोलते और क्या करते? गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन। हर स्टेशन पर नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरते। पता है क्यों? क्योंकि इन दिस वे ही वाज ट्राइंग टू गेट द फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन। इस तरीके से जब वो डब्बे से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरते, प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग होते सारे के सारे प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से लोगों के द्वारा भरे हुए होते थे। वो लोगों से बात करते। पता है क्यों? क्योंकि वो कंडीशन जानने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय गवर्नमेंट, व्हाट वाज द इंडियन गवर्नमेंट डूइंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ रिफ्यूजीज। कि भारतीय सरकार रिफ्यूजीज की कंडीशन को सुधारने के लिए आखिर कर क्या रही है। लेकिन राइटर के सामने एक प्रॉब्लम थी। जितने भी पैसेंजर्स स्टेशन पर रहते थे ऑल वर इलिटरेट, सब के सब अनपढ़ थे एंड नोबडी नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कोई नहीं जानता था इंग्लिश कैसे बोली जाती है। बट द राइटर वाज ट्राइंग बिकॉज इट वाज हिज कीन डिजायर। राइटर लगातार कोशिश करता रहा क्योंकि ये उसकी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी। वो जानना चाहता था, इसलिए एट एनी कॉस्ट वो बहुत कोशिश कर रहा था। और when the writer talked about 3 people, जब लेखक
3 लोगों से बात करता। He found only one to speak English. तो एक ऐसा मिल जाता जो इंग्लिश बोल या समझ सकता था। इस तरीके से लेखक शरणार्थियों की कंडीशन को जानने की कोशिश कर रहा था। अब राइटर ने प्लेटफॉर्म पर जितने भी पैसेंजर्स को देखा सभी के कपड़े गंदे थे, फिटेड भी नहीं थे, पैरों में जूते भी नहीं थे और सभी प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहे थे। तो गाइस, जब राइटर हर स्टेशन पर उतरता तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, जब राइटर एक स्टेशन पर उतरा, when the writer got down at one station, जैसे ही राइटर ने ट्रेन रुकते ही अपने डब्बे का दरवाजा खोला और वो प्लेटफॉर्म पर उतरा, अचानक से क्या हुआ बच्चों, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक नवयुवकों का ग्रुप समूह गैदर्ड अराउंड हिम, लेखक के चारों ओर इकट्ठा हो गया। उन बच्चों ने लेखक को चारों तरफ से घेर लिया। पता है क्यों? बिकॉज द राइटर वॉज एन अमेरिकन, लेखक एक अमेरिकन था। एंड द चिल्ड्रन थॉट दैट द राइटर वुड बाय देयर गुड्स, बच्चों ने सोचा कि लेखक उनके सामान को आसानी से खरीद लेगा। द राइटर वॉज अनेबल टू मूव अ सिंगल स्टेप, लेखक एक भी कदम नहीं हिल सकता था, इतनी बुरी तरीके से उन बच्चों के द्वारा घेर चुका था। द राइटर वॉज कंप्लीटली लाइक अ प्रिजनर, लेखक उन बच्चों के बीच में एक कैदी के समान था। और पता है वो बच्चे कौन थे? These children were the sons and daughters of refugees who were came to India. वो बच्चे उन रिफ्यूजीज के पुत्र और पुत्रियां थी जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आफ्टर 1947 केम टू इंडिया, भारत आए थे। अब पता है क्यों आए थे? बिकॉज ड्यू टू द रीजन ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म, उनको डर था कि कहीं दूसरे देश में उनका धर्म ना बदल दिया जाए। और मालूम है स्टूडेंट्स, उस समय कितने लोग आए थे? अबाउट 9 मिलियन। जब भारत आजाद हुआ था, अबाउट 9 मिलियन पीपल केम टू पाकिस्तान। 9 मिलियन लोग पाकिस्तान से भारत शरण लेने के लिए आए, सिर्फ इस डर से कि कहीं उनका धर्म परिवर्तित ना कर दिया जाए। अब अगर बच्चों किसी भी इंसान को जबरदस्ती उनके घर से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या वो अपना सारा सामान साथ ले जा सकते हैं? नहीं। तो सेम थिंग्स इन 9 मिलियन लोगों के साथ भी हुआ। जितना जरूरी सामान ये अपने साथ ले जा सकते थे, लेकर के इंडिया आए, और उसमें थोड़ा सा खाने पीने का सामान और थोड़ा सा रहने का सामान। इन रिफ्यूजीज ने क्या किया? द रिफ्यूजीज सेट अप देयर हट नियर द रेलवे स्टेशन। रिफ्यूजीज ने स्टेशन के समीप अपनी अपनी झोपड़ियां डाली, और रिफ्यूजीज बहुत गरीब थे, और जो बच्चे लेखक के चारों ओर इकट्ठे हुए थे वो सभी बच्चे इन रिफ्यूजीज के ही थे। और सभी के सभी बच्चे क्या कर रहे थे? सेलिंग बास्केट, फैंक्स एंड हैंडमेड गुड्स। सभी बच्चे हाथ के बने हुए सामान, जिसमें टोकरियां, पंखे और हाथ के बने हुए दूसरे सामान थे, वो बच्चे उसको बेच रहे थे। पता है क्यों? ताकि वे अपनी रोजी रोटी कर सकें। राइटर चूंकि बुरी तरीके से घिरा हुआ था, उसने उन लड़कों से कुछ पंखे, कुछ टोकरियां और थोड़ा सा अन्य सामान खरीदा। द हैंड्स ऑफ राइटर्स वर फिल्ड, लेखक के दोनों हाथ पूरी तरीके से भर गए, यानी लेखक के हाथों में काफी सामान हो गया। एंड ही हैड नो रूम। ये हैड नो रूम एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है बिल्कुल भी स्थान ना। अब लेखक के पास बिल्कुल भी स्थान नहीं था। एंड ही नीड नो मोर आर्टिकल, और उसे अब किसी सामान को खरीदने की जरूरत भी नहीं थी, और उसने ज्यादा पैसे भी खर्च
नहीं किए थे। तभी अब लेखक ने क्या किया, जैसे ही राइटर ने देखा कि वो उन बच्चों के हाथ में सामान है, राइटर ने उन बच्चों से उनका सामान खरीदा। लेखक के पास बिल्कुल भी जगह नहीं बची और उसके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं। तभी राइटर ने देखा कि उन्हीं बच्चों के बीच में कौन है, अ वेरी पुअर गर्ल, एक बहुत गरीब लड़की, और उसकी उम्र है मात्र 9 साल। उस लड़की के कपड़े भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं, खाने के लिए उसके पास भोजन नहीं है, मतलब शी वॉज एट द एज ऑफ स्टारवेशन। वो लड़की उस वक्त स्टारवेशन के कगार पर थी, यानी अगर उसे अगले 1 या 2 दिन खाना ना मिलता तो शायद उसकी डेथ हो जाए। वो बच्चे इतने ज्यादा गरीब थे कि अगर जहां कहीं पर भी वो रास्ते में गिरते, बेचारे दोबारा खड़े ना हो पाते और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती। इतने ज्यादा गरीब थे। पता है क्यों? क्योंकि दे हैव ओनली 1 मील इन अ डे, दिन में केवल 1 बार खाना खा पाते थे और खाने में 1 रोटी का टुकड़ा और 1 प्याज का टुकड़ा। ना दाल, ना चावल, ना चाय, ना कॉफी, ना मीट, ना पनीर, कुछ भी नहीं, सिर्फ रोटी का 1 टुकड़ा और थोड़ी सी प्याज। इसलिए वो सभी इतने गरीब और कमजोर हो गए थे। तो when the writer saw that little girl of 9 years, जब राइटर ने उस छोटी सी 9 साल की बच्ची को देखा जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा दयनीय थी, माइजरेबल थी, पिटिएबल थी, राइटर को उस पर दया आ जाती है। लेकिन लेखक उसकी टोकरी को नहीं खरीद सकता था। That girl had a beautiful, lovely basket with a handle. उस लड़की के पास एक बहुत ही खूबसूरत हैंडल वाली टोकरी थी और वो लड़की उस टोकरी को she wanted to buy to sell her basket only 1.5 rupees. केवल 1.5 में उस टोकरी को वो बेचना चाहती थी। लेकिन गाइस, चूंकि राइटर को जरूरत नहीं थी, इसलिए द राइटर gave her a handful change. देखा क्या करता है, एक मुट्ठी भर के रेज़गारी उस लड़की की टोकरी में एज आ ग्रेजुएट मदद के रूप में उस लड़की की टोकरी में राइटर डाल दिया। जैसे ही उस लड़की ने राइटर को ऐसा करते हुए देखा, शी गेज्ड द राइटर, उसने राइटर को घूर के देखा। एट वंस द राइटर रियलाइज्ड दैट ही मेड अ ऑफेंस और ही मेड अ मिस्टेक। तुरंत राइटर को महसूस हुआ कि शायद उससे कोई गलती, उसने लड़की की मदद करके कुछ गलती कर दी। That girl did not accept writer's help. उस लड़की ने लेखक की मदद को स्वीकार नहीं किया। सोचो गाइस, उस समय भी जो लड़की अनपढ़ थी, गरीब थी, कपड़े भी अच्छे नहीं थे और भूखमरी के कगार पर थी, उसने भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखा और राइटर की हेल्प को स्वीकार नहीं किया। अगर वो हेल्प को स्वीकार कर लेती तो टोकरी भी बच जाती और पैसे भी मिल जाते, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। She at once returned the money with full pride. उस लड़की ने पूरे स्वाभिमान के साथ लेखक को वो पैसे वापस कर दिए। जब लेखक ने ये देखा, when the writer saw that the girl was not accepting his help, he was forced to buy. क्या हुआ, वो राइटर उस लड़की की टोकरी को खरीदने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं था। राइटर ने सोचा अगर उसने इसकी टोकरी नहीं ली तो बेचारी भूख के कारण दम तोड़ देगी, और लेखक की हेल्प को स्वीकार नहीं कर रही, राइटर मजबूर हो जाता है उस लड़की की टोकरी को खरीदने के लिए। राइटर उस लड़की की टोकरी को खरीदता है, उसको पैसे देता है, लड़की बहुत खुश होती है, खुशी से अपनी पलकों को झपकाती है और मुस्कुराती हुई अपनी झोपड़ियों के पीछे दौड़ जाती है। लेकिन राइटर वाज मच इम्प्रेस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ लिटिल गर्ल। लेखक उस लड़की के व्यवहार से बहुत ज्यादा खुश होता है। व्हेन ही वाज गोइंग बैक,
जब राइटर वापस जा रहा होता है, he told this story to the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइटर उस समय वो कहानी, उस छोटी सी लड़की की कहानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री को सुनाता है। बता सकते हो बच्चों से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यस, यू आर राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो कहानी सुनाता है और कहता है दिस वॉज ओनली वन रीजन दैट आई फॉल इन लव विद इंडिया, कि मेरे जीवन में केवल यही एकमात्र कारण है जिससे मैं भारत के लोगों से प्यार करने लगा।